हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, समझ लीजिए। न्यूक्लियस यानी कि एटम का सेंट्रल पार्ट, उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं उनका एनालिसिस करना है मुझे। ठीक है कि न्यूक्लियस को किस तरीके से हम एनालाइज करना है, हमें क्या उनका मास होता है, कितने पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल जुड़ने के बाद क्या होता है, पार्टिकल को सेपरेट कर दे तो क्या होता है, ये सारी बातें होनी है अभी। ठीक, तो मैं एक एक करके एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर करता जाऊँगा। थोड़ा डेटा बहुत मैटर करता है, डेसिमल्स के 3-4 प्लेसेस तक हमें चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं पूरा डेटा को एकदम एग्जैक्ट लिखूंगा और आपको उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जैसे कोई भी एटम होता है, ये जैसे ये, इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन सब बातों के बारे में हमको ऑलमोस्ट पता ही है। तो बोला जाता है कि इट एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास। ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और इसमें पूरा का पूरा जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो रहता है। क्यों? क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो है उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो सारा पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में रहता है और नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस टू फॉर्म एन एटम। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अ प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, एंड मास इक्वल टू 184 टाइम्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज 184 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 184 टाइम्स होता है प्रोटॉन का मास, और न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट इक्वली होता है। अ न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज एंड मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो approximately mass of proton is equal to mass of neutron। दोनों के मास सेम होते हैं पर उस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z। This is number of protons in a nucleus। एक न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी है दैट इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट थिंग इज मास नंबर। जिसको हम A से डिनोट करते हैं। दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होते हैं मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर। ठीक, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? A माइनस जेड। ठीक, अगर यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले जाएं
तो A माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर्मिंग एन एटम इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड क्या होता है? कोई भी सेट ऑफ पार्टिकल्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। यानी कि इसको कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए X लिखा है, X इज द नेम ऑफ एनी न्यूक्लियाइड, Z A। Z क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे लिखने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स ऊपर लिखने हैं, इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड दिस, द न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियाइड्स हैविंग same number of protons known as isotopes, but same number of proton but different number of neutron known as isotopes। उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। वो न्यूक्लियाइड जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। और वो न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम मास नंबर, दैट मीन्स A having same mass number known as isobars, उनको आइसोबार्स बोलते हैं। यानी कि जिनके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों के बराबर होने चाहिए, उनको आइसोबार बोलते हैं। अब न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी कि आइसोटोन्स जो होते हैं उनके A माइनस जेड इज इक्वल टू A माइनस जेड होता है उनका, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं उनमें, उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, कुछ और बातें पता करते हैं इसी के बारे में। हमें आइसोटॉप्स पता चल गए क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है। हमें आइसोबार्स पता चल गए जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। आइसोटोन्स पता चल गए जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक, इसके बाद आती है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखिए किसी भी न्यूक्लियस का साइज, ठीक है, एक ऑर्डर का होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का होता है, जिसको फर्मी बोलते हैं। फर्मी, ऑर्डर ऑफ फर्मी। फर्मी के ऑर्डर का होता है, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 के ऑर्डर का होता है, इतने मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस हमको अगर निकालना है तो एक चीज है, एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस इट्स साइज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर इज। अगर हम किसी न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान लें तो रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3। ये रिलेशन होता है, दिस इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, radius of nucleus, and this is mass number of
दिस इज मास नंबर, ये रिलेशन होता है। ठीक, अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्या है? मास नंबर। अगर मास नंबर 1 होगा और मास नंबर 2 होगा तो मास नंबर 2 में वॉल्यूम डबल होगा, मास नंबर 2 में वॉल्यूम डबल होगा मास नंबर 1 के। तो 10 है और मास नंबर फिर 20 है, तो मास नंबर 20 मास नंबर 10 वाले से डबल वॉल्यूम का होगा, पर रेडियस डबल नहीं होगी क्योंकि रेडियस तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पे क्या होता है, अगर मैं इस चीज को लिखूं तो R इज इक्वल टू सम R0 इंटू A की पावर 1/3, ये 1/3 हो। R इज इक्वल टू R0 इंटू A की पावर 1/3। ये R0 एक कांस्टेंट हो गया, इस R0 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 के ऑर्डर की होती है। 10 टू द पावर माइनस 15, 1.2, यानी कि R0 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.2 FM के ऑर्डर की होती है। और R0 इज नॉट द रेडियस, R0 तो एक कांस्टेंट है। रेडियस इज इक्वल टू R0 इंटू A की पावर 1/3। ये हमें याद रखना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। R0 एक कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट, ये जिसकी वैल्यू इतनी होती है। अब जो मास है, मास ऑफ द न्यूक्लियस की बात करते हैं। mass of nucleus, mass of nucleus, ये अब मास ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो हमने क्या एक बेसिक बनाया है न्यूक्लियस के मास को एक डिफरेंट यूनिट में लाने के लिए। डिफरेंट यूनिट में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत कम होता है, ग्राम्स और केजी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। ठीक, इसलिए हमें एक दूसरी यूनिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी ताकि हम ग्राम्स और केजी यूज ना कर सके। ठीक, तो हमने वो डिफरेंट यूनिट जो बनाई है दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट हमने बनाई है न्यूक्लियॉन्स जो है ना उनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, ग्राम्स में नहीं कर सकते, ग्राम्स में करेंगे तो साथ साथ में पावर लगा के हमें हमेशा चलना पड़ेगा, 10 टू द पावर माइनस 27 माइनस 31, और जो कि बहुत ही कम होता है वैल्यू। तो यहां पे AMU। अब मास जो है, मास का हमने बेसिक बनाया कार्बन 12 को। कार्बन 12 का जो एटम होता है उसको हमने जैसे मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। हमने कोशिश की है कि एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एक पार्टिकल के मास के बराबर आए। तो कार्बन 12 में कितने पार्टिकल होते हैं? 12, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। ठीक, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। उन सब के मास को आपने कंबाइंड किया और 12 AMU के बराबर कर दिया। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12, ये 1 AMU है। अब ये चीज अगर हम पता करने की कोशिश करें कि कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, तो 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। ठीक, अब 1 मोल कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर, Na मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 एटम।
इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। यानी कि एक मोल कार्बन अगर लिया जाए तो उसका मास कितना होता है 12 ग्राम। और एक मोल कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे मास ऑफ वन एटम यानी कि मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 12 बाई Na ग्राम्स, इतने ग्राम्स होगा। ठीक, एक एटम का मास इतना होगा। तो मास ऑफ वन पार्टिकल यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम यानी कि 12 बाई Na और डिवाइडेड बाई 12। ठीक, इतने ग्राम्स। आप देखो इस वाले 12 से वाला 12 खत्म और दिस इज 1 बाई Na ग्राम्स, ये हो गया, समझ लीजिए। ठीक, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई Na यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Na कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है ना, इतने ग्राम्स। ठीक, अब ये जो ग्राम्स है ये ऑलरेडी 10 टू द पावर -3 है और यहां से जाके 10 टू द पावर -23 हो गया, तो 10 टू द पावर -26 हो गया और इससे इसको डिवाइड करके आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.6 है। एक्चुअल में तो 0.167 आएगा, पर एक डेसिमल को हम उधर ले आते हैं, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये 1 AMU की वैल्यू हो जाती है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये 1 AMU की वैल्यू है। यहां पे ये ग्राम्स है जो कि 10 टू द पावर -3 के बराबर है। तो अगर हम मैच करें तो दिस इज 1.666 इन 10 टू द पावर -27, दिस इज मास ऑफ वन पार्टिकल। क्योंकि जो ये लिखा हुआ है ये एक एटम का मास है, वो एक एटम का मास है। यानी कि समझ लीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 6 पार्टिकल्स का मास है, 6 + 6 12 पार्टिकल्स का मास है। तो एक पार्टिकल का मास इतना हुआ, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। आप इसको मास ऑफ प्रोटॉन और अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मान सकते हो, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg को। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस हो गए, समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा यहां पे, इसने नेक्स्ट चीज बोली है कि जो भी यहां पे दिखा है, मैं देखिए यहां पे जो हमारा आया 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम्स, ये एक अच्छा खासा बड़ा स्टेटमेंट है। 1 बाई एवोगैड्रो नंबर, इतने ग्राम्स 1 AMU होता है। ठीक, तो आप ये देखिए कार्बन 12 का जो मास है उसको हम कितना लिख रहे हैं 12 AMU। ठीक, तो हम इस तरीके से भी यहां लिख सकते हैं, जो AMU है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A इज AMU। ठीक, मान लो कोई एटम है जिसका A क्या है, उसका मास नंबर है ये A जो है ये उसका मास नंबर है, तो उसका मास कितना हो जाएगा AMU। यानी कि अगर कोई भी ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसका मास नंबर हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इतने हैं, तो उतने AMU उसका मास हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम डेंसिटी पे आ जाएं तो यहां से मुझे यह भी पता चलता है कि किसी भी न्यूक्लियस का मास, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी का भी मास। अब अगर डेंसिटी की बात करें हम, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, बड़ा ही अजीब रिजल्ट निकल के आएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, आप ये देखिए अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो
वन एटम की अगर हम बात करें तो वन एटम का मतलब होता है वन न्यूक्लियस का, हाँ वन एटम का मतलब होता है, समझ लीजिए कार्बन 12 में लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ये होता है मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम इज दिस। अब जैसे कार्बन 12 है, इसी को ले लीजिए, इसका न्यूक्लियस ले लीजिए, इसका न्यूक्लियस जो है उसका मास अप्रोक्सीमेटली 12 AMU है कार्बन 12 का, यानी कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये उसका मास है, ठीक। और वॉल्यूम कितना है उसका 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको हम जानते हैं कि वो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब क्या होता है, R0 इंटू ए की पावर 1/3, तो R0 इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब। ये तो रिलेशन हम जानते ही हैं, न्यूक्लियस की रेडियस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट R0 इंटू एटॉमिक मतलब मास नंबर की पावर 1/3। ये वाली वैल्यू हमने यहां रख दी, तो आप यहां से देखिए ये क्या हो गया 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू R0 का क्यूब इंटू ए, ठीक। ये अपनी डेंसिटी हो गई। तो यहां से अगर हम डेंसिटी निकालें तो दिस इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये रिजल्ट तो हम जानते ही हैं। तो दिस इज डेंसिटी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, R0 की वैल्यू तो फिक्स है, R0 तो हमें पता है कितना था R0 की वैल्यू थी अपनी 1.2 FM के आसपास, 1.2 इंटू 10⁻⁻15, R0 कितना था। अब अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दूं तो आप देखो 10⁻⁻15 की पावर 3 है, तो 10⁻⁻45 हो गया है ये। तो 1.2 का क्यूब इंटू 10⁻⁻14 इंटू ए कितना है 12, एटॉमिक मास यूनिट इज 12। दिस इज कम्स आउट टू बी, देखिए यहां पे आप ये देखिए, ये जो आ रहा है जो ए है ये कितना होगा 12, इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 ही तो है, ये भी तो ए ही है, 12 इंटू 1 AMU। तो यहां पे समझ लीजिए ए से ए कट गया, ये भी तो ए है ये वाला, तो इससे ये कट गया, यानी कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ए से ए कट गया तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो यहां पे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आती है 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत 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 ज्यादा होता है। 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। आप देखिए 1 मीटर क्यूब का डब्बा, यानी कि 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा डब्बा होता है अप्रोक्सीमेटली, उस डब्बे में 3 इंटू 10⁻17 kg वेट होगा। 10⁻17 kg, 3 इंटू 10⁻17 kg वेट होगा उसमें 1 मीटर क्यूब में। आप देखिए कितना ज्यादा हैवी होगा ये। तो दिस इज मास डेंसिटी, एक्चुअल में केवल न्यूक्लियस की डेंसिटी है ये, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पे ये अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपना रिजल्ट ये आ रहा है, और ये बिल्कुल सही है। इसलिए किसी भी एटम का बहुत बड़ा स्पेस खाली होता है, इसलिए हमारी नॉर्मल लेवल पे डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है, जबकि अगर केवल मास की डेंसिटी निकाले तो इतनी आती है। तो समझ लीजिए हर स्ट्रक्चर स्पंज लाइफ स्ट्रक्चर है, आप उसको कंप्रेस करके इस डेंसिटी पे ला सकते हो, यानी कि किसी भी चीज का वॉल्यूम आप 10⁻13-14 टाइम्स कम कर सकते हो, ये बताता है। अब यहां से यहां तक जो भी रिजल्ट यूज हुए हैं वो हमें सारे के सारे पता होने चाहिए कि मास को इस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है।
ठीक, 1 AMU इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होना चाहिए, AMU आया कहां से है, कैसे हमने डेंसिटी निकाली है, क्या मास नंबर होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज आती है, अब ये तो हमें पता ही है कि ये इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि यहां पे भी A यूज हो गया और यहां पे भी A आ गया, इस A से A हो गया, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मास अब इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि दैट इज 1840 टाइम्स स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पे हम पूरे एटम का मास न्यूक्लियस के मास के बराबर ही ले लेते हैं, तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किसी न्यूक्लियस का मास पता चलता है। इसके ऊपर अगर एक दो एग्जाम्पल हम लें तो यहां पे एग्जाम्पल बनेगा, ये पूछ रहा है कैलकुलेट मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस हुज रेडियस इज हाफ ऑफ GE72। ये पूछ रहा है कैलकुलेट मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस, मास नंबर कैलकुलेट करना है किसका, उस न्यूक्लियस का जिसकी रेडियस ऑफ दैट न्यूक्लियस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ GE72। GE72 की जितनी रेडियस है उससे आधी होनी चाहिए उसकी रेडियस। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। ठीक है, तो इसकी रेडियस अगर R है, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 72⁻⁴ डिवाइडेड बाई दूसरी रेडियस कितनी है, हाफ, दूसरी है R1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहां पे देखें तो R1 से R1 कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 72/A⁻⁴, यानी कि 72/A इज इक्वल टू 2⁻3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया 8, तो 72/A इज इक्वल टू आ गया 8। यहां से A की वैल्यू कितनी पता चलती है, 9, यानी कि उस न्यूक्लियस का मास नंबर ये होगा जिसकी रेडियस इसकी रेडियस से हाफ है। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, ये बोल रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ 12C6, यानी कि यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे इस जगह पे ये चाहता है कि डेंसिटी बताइए कार्बन 12 की। ठीक, चलिए अगर इस डेंसिटी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो डेंसिटी होगी मास अपॉन 4/3 πr³। अब मास कितना है 12 AMU, 12 इंटू 10⁻1.66 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू R³। R कितना होगा अपना, R होगा यहां पे 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ये तो R0 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई बाई 12⁻⁻⁴ और इसका क्यूब हो जाएगा। तो 12⁻⁻⁴ से ये 12⁻⁻⁴ कट गई, तो डेंसिटी आ गई अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10⁻17 kg/m³। ये डेंसिटी आ गई यहां पे, यही आंसर भी दिया हुआ है। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगी डेंसिटी। ठीक है, ओके। तो जो ये हमने मास कैलकुलेट किया है, इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर किस किस टाइप के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। फोर्सेस,
inside the nucleus. ठीक, मुझे इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं लिखना चाहिए, फोर्स इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस लिखना चाहिए। क्यों? इनसाइड कोई हम ऐसा ये रूम तो है नहीं कि इसके अंदर जाए, एक्चुअली इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनके बीच के फोर्स की बात हो रही है, उनके बीच में कैसे कैसे फोर्स लग सकते हैं। सबसे पहला फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बहुत वीक होगा, वेरी वीक। बहुत ही कम लगेगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि रिपल्सन लगेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे तो ज्यादा होगा, पर वैसे बहुत कम होगा, ये भी बहुत कम होता है, पर इससे ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल से। थर्ड इज न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनके कंपैरिजन में, ठीक, और ये देखा गया है कि 0.8 FM, 0.8, अगर बीच की डिस्टेंस इज लेस देन 0.8 FM तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक, और बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन या मतलब ग्रेटर देन 0.8 है FM तो ये अट्रैक्टिव होता है, और D की वैल्यू लेस देन 0.8 FM है तो ये रिपल्सिव होता है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या होता है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में लगता है। अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0.8 FM से ज्यादा है इतने, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये। तो एक्चुअल में तो ये फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पड़े रहते हैं इस वाले फोर्स की वजह से, और ये फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक, डिपेंड ओनली ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस। और जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो वर्क करता है केवल एक्ट ओनली फॉर 3 to 4 FM डिस्टेंस। 3 to 4 FM की डिस्टेंस है बीच में, तभी एक्ट करेगा। दिस इज ऑलमोस्ट जीरो बियॉन्ड दिस डिस्टेंस। तो ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होता है अगर बीच की डिस्टेंस 3-4 FM से ज्यादा हो जाए तो, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं इसी फोर्स के बारे में। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। वर्क ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स ये है। वर्क ओनली फॉर न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स है यानी कि न्यूक्लियस के लेवल पे ही बस ये लगता है। वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर दो पार्टिकल्स यानी कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कुछ न्यूक्लियर फोर्स है, अगर आप उनको थोड़ा सा ही सेपरेट कर दोगे तो डिस्टेंस में आपने थोड़ा सा चेंज किया, उनके बीच का फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और थोड़ा सा और क्लोज कर दिया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। यानी कि थोड़े से चेंज से ही जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसमें बड़ा चेंज आ जाता है। दैट इज वाइज इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, स्पिन डिपेंडेंट, ये स्पिन डिपेंडेंट होता है।
ठीक, स्पिन मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें स्पिन किस तरीके से हो रहा है, उसका स्पिन क्या ओरिएंटेशन रखता है, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, नॉट अ सेंट्रल फोर्स, यानी कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो रेडियल नहीं होती, कैसे भी हो सकती है। ठीक, बस इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जो भी पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पे। ठीक है, mass defect and binding energy। mass defect and binding energy, delta M and B। ओके, एक एक पॉइंट है, मैं देखता रहूंगा और आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा क्या क्या पॉइंट है, उसी तरीके से चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को समझने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट यहां पे बिल्कुल क्लियरली समझना पड़ेगा। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने यह बताया कि जो ये मास है ये भी एनर्जी ही है, यानी कि एनर्जी की कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर मास को आप चाहो तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक, अब होता क्या है, अगर मास एनर्जी के बराबर है तो कितना मास कितनी एनर्जी के बराबर होता है, तो वो उसने बताया कि m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। मास तो वो है जो एनर्जी में कन्वर्ट होना है, और सी स्क्वायर एक कन्वर्जन फैक्टर है। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये c की वैल्यू होती है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक, तो ये दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, तो E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का कन्वर्जन फैक्टर है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी मास को एनर्जी में। ठीक, अब होता क्या है, इससे तो यह पता चलता है कि 1 ग्राम मास भी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 16 टाइम्स, यानी कि अगर 1 किलोग्राम मास लिया जाए तो दैट इज इक्वलेंट टू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत 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 ज्यादा होती है। इतनी एनर्जी के बराबर होता है। इसका मतलब मास बहुत थोड़ा सा बहुत ज्यादा एनर्जी के बराबर होता है। दैट मीन्स मास इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है, ऐसा आइंस्टीन ने बताया। अब इस कॉन्सेप्ट का हमारी स्टडी से क्या लेना देना है? ठीक, एक्चुअल में मास डिफेक्ट, ठीक, जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है, दिस इज 100% ट्रू, कि जो न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन को ले लो, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ये होता है। ठीक ठीक, तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अगर मास ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस फाइंड आउट किया जाए, यानी कि अगर पूरे न्यूक्लियस का मास, तो दैट विल बी स्मॉलर देन 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये उससे कम आएगा। यानी कि एक जो फ्री स्टेट में प्रोटॉन होता है, एक सिंगल प्रोटॉन का मास और एक सिंगल न्यूट्रॉन का मास, ठीक,
इसमें क्योंकि जो कार्बन 12 का न्यूक्लियस होता है उसमें 6 तो प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन में हम 6 मास ऑफ प्रोटॉन में हम 6 की मल्टीप्लाई कर दें और मास ऑफ न्यूट्रॉन में भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे न्यूक्लियस का मास आ जाना चाहिए। पर जब हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में मास ऑफ न्यूक्लियस निकालते हैं तो ये वाली वैल्यू कम आती है। इसका मतलब ये कि जब कभी इनकी फॉर्मेशन हुई होगी तब कुछ मास लॉस हो गया होगा, दैट इज मास डिफेक्ट। यानी कि कंबाइंड फॉर्म में मास कम होता है, स्मॉलर होता है, और जो मास की कमी आती है, जो डिफरेंस आता है, दैट इज मास डिफेक्ट। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स, द डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। यही होता है मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम ये होता है जो इनका बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू डेल्टा एम, जिसको हम कह सकते हैं कि Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M विच इज मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस। ये डेल्टा एम का फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एम, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M। ओके, इफ M इज टेकन एज मास एटम इंस्टेड ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, देन अगर हम यहां पे बात करें बिल्कुल सही तरीके की, देखिए ये तो न्यूक्लियस का मास हो गया। अगर हम एटम की बात करें तो डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे एटम की बात करें, प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये माइनस एम नॉट ले लो, वेयर एम नॉट इज मास ऑफ एटम। ये मास ऑफ एटम हो जाएगा और दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। तो ये भी डेल्टा एम का ही फॉर्मूला है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये वाला एम मास ऑफ न्यूक्लियस है, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो दिस एम इज मास ऑफ एटम। ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, ठीक। अब आप ये देखिए, जब कोई भी न्यूक्लियस बनेगा, मान लीजिए 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कंबाइंड हुए हैं, तो कंबाइंड होने से पहले उनका कैलकुलेट करके मास निकाला जा सकता है, और फिर कंबाइंड होने के बाद उनका मास फाइंड आउट किया जा सकता है, वे किया जा सकता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो जो डेल्टा एम आएगा, दैट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि मास में अगर आप सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हो वह एनर्जी बन जाता है, ठीक है। नोट करिए इसको। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम देखते हैं फिर से क्या होता है ये। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी, हमने जो ये मास डिफेक्ट अभी देखा है, दैट मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर इज बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे और जब ये एक साथ कंबाइंड हुए तो यहां से कुछ मास, इसमें से जब ये कंबाइंड हुए यहां से कुछ मास एनर्जी बन के निकल गया है। तो जो मास यहां पे लॉस हुआ वो एनर्जी बन के निकल गया है। इसका मतलब जो ये जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, उस एनर्जी को निकालने के बाद जुड़े हैं।
तो अगर वो एनर्जी वापस मिल जाए इनको तो ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जब ये कभी बना था तब वो एनर्जी निकल के चली गई थी, तो इनके मासेस कम हो गए। तो फ्री स्टेट में जितने इनके मासेस होते हैं, जितने मास के साथ ये फ्री हो जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं, उतना मास अब इनका नहीं रहा, इनका मास कम हो गया है अब जुड़ने के बाद। तो जब इनको वो मास वापस मिल जाएगा तो फिर ये वापस फ्री स्टेट में आ जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू split a nucleus into its constituents particles, nucleons, into its constituents nucleons। तो होता क्या है, जब मान लीजिए 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन ये मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं जिसमें 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक। तो इस पर्टिकुलर केस में एनर्जी निकल के चली जाती है, ठीक। लेकिन जब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन वापस अलग अलग होते हैं तो इस केस में एनर्जी देनी पड़ती है। और ये कौन सी एनर्जी है? दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन अलग अलग जुड़ते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस, तो एनर्जी निकल के चली जाती है। और जब ये एनर्जी इसको वापस कर दोगे इसको, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब दिस डिफरेंस इन मास, जो इनके मास में और इनके मास में डिफरेंस है, यानी कि यहां पे कार्बन 12, ये कार्बन 12 का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो डेल्टा M फॉर कार्बन 12 कितना होगा? 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये माइनस M। M क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो भी डेल्टा M आएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज दिस डेल्टा M इंटू C² जूल्स। इतनी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी कार्बन 12 के एक एटम की। अगर ये मुझे डेल्टा M पता चल गया तो यहां से लेके यहां तक का जो है डेल्टा M इंटू C², इतने जूल्स बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी किसकी? कार्बन 12 एटम की। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि ये क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय, या 1 न्यूक्लियस। एटम कहना चाहिए मुझे, कार्बन 12 का न्यूक्लियस बोलना चाहिए इसको। दिस इज कार्बन 12 न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी शो करता है, ठीक। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी समझ लो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी उतना कम स्टेबल होगा।
और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही स्टेबिलिटी का पता चलता है, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं। मान लिया बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी बहुत ज्यादा हैं, तो एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बहुत कम है और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब पर न्यूक्लियन एनर्जी ज्यादा, यानी कि एक को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नोन एज मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, और भी बातें मैं इसके बारे में रीड कर देता हूं, जिनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी बाय द मास नंबर ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। ये हम जानते ही हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी बाई ए, बाइंडिंग एनर्जी बाई ए इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द मीडियम साइज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन लाइट और हैवी। जो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई हैं, यानी कि मीडियम बीच के जो न्यूक्लियस हैं, वो ज्यादा स्टेबल हैं बहुत लाइट और बहुत हैवी न्यूक्लियस के रिलेटिवली। ठीक, अब थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकली वे में इस पे लाइट डालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। देखिए बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन पे आए तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी। तो जो भी मास का डिफेक्ट होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के मास होते हैं, उनमें से अगर आप कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियस का मास माइनस कर दो तो जो डेल्टा एम आता है उसमें सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज जूल्स में आ जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक पर्टिकुलर मास को बर्न करना मतलब कन्वर्ट करना, बर्न करने पे जो एनर्जी मिलती है वो फिक्स है। ठीक, इसका मतलब इसको एएमयू की फॉर्म में लाया जा सकता है। 1 AMU mass is equivalent to some amount of energy। 1 AMU mass किसी सम एनर्जी के बराबर होगा, किसी एनर्जी के बराबर होगा। अब ये मैंने मतलब इक्वल टू का साइन ऐसे स्पेशल इसलिए लगा क्योंकि इधर तो मास है और इधर एनर्जी है, जो कि कभी बराबर नहीं हो सकती। पर हमें पता है कि 1 AMU मास को कन्वर्ट करेंगे तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, तो दिस इंटू सी स्क्वायर विल कम आउट टू बी एनर्जी। अब यहां पे इक्वल टू लगा सकते हो आप, अगर 1 AMU इधर लिख रहे हो, इसमें आप सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अब इसको आप एनर्जी के बराबर लिख सकते हो। तो 1 AMU से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, अगर मैं उस एनर्जी को कैलकुलेट करूं तो 1 AMU यानी कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, इतने जूल एनर्जी मिलेगी, इतने जूल एनर्जी हमको मिलेगी। अब अगर मैं इसको, जो ये एनर्जी है, इसको डिफरेंट फॉर्म में डिनोट करूं, यानी कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी होती है, तो इसको अगर चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है एनर्जी। और ये वाले देखो 1.6 से ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये बन के आ जाएगा 931 इंटू 10 टू द पावर 9.31 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, जिसको हम लिख देंगे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। आप खुद ही देखिए, ये -27 है और ये +19 होगा, ठीक है, तो यहां से अप्रोक्सीमेटली 27 और 19 8 बचेगा, और ये 16 है 10 टू द पावर 8 बचेगा, और बाकी कैलकुलेशन के बाद ये 9.31 आ जाएगा। तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी जो एक AMU को कन्वर्ट करने से आती है। तो हम कह सकते हैं 1 AMU इज इक्वलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इक्वल टू नहीं, इक्वलेंट टू, ठीक, क्योंकि ये वाला तो मास है, इधर की साइड क्या है, मास, और ये क्या है, एनर्जी, ठीक। तो बेटर होगा आप यहां पे पर सी स्क्वायर और लगा दो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, क्योंकि तब ये यूनिट बराबर हो जाएगी। हमें तो बस यहां से इतना कंक्लूजन निकालना है कि अगर एक 1 AMU मास जो है वो बर्न होता है या कन्वर्ट होता है तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ठीक। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, ठीक है। यहां पे हमें सब कुछ पता चल गया, हमें जूल में एनर्जी पता चल गई कैसे निकलती है, हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पता चल गई कैसे निकलती है। अब इसके ऊपर अगर एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया जाए, ठीक, तो इसने बोला है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन को तभी जाके पता चलेगा कि क्वेश्चन होगा कैसे, जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे। इसने बोला है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, नाइट्रोजन न्यूक्लियस, और नाइट्रोजन को लिख के दिया इसने 714, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, from the following data. Mass of hydrogen nucleus is 1.00783 unit. Mass of neutron is 1.00867 atomic mass unit. और mass of nucleus is 14.0037 यूनिट, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जानना चाहता है। देखिए इसने पूछा क्या है, इसने बोला है कि एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बताइए अगर उसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो। देखिए ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 14, जेड की वैल्यू यहां पे कितनी है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 7 और न्यूक्लियॉन्स 14 है। तो अगर मैं यहां पे डेल्टा एम निकालूंगा तो डेल्टा एम विल बी 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम, जो ये वाला एम है। तो दिस इज 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन ही मास ऑफ प्रोटॉन है। एक्चुअल में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही होता है, बस उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो वही प्रोटॉन है और वही हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो 7 इंटू 1.00783 प्लस ये वाला 7 इंटू 1.00867 माइनस एम, तो माइनस एम कितना है यहां पे 14.0037 इतने, तो ये माइनस हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो डेल्टा एम आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.11243 AMU, ये सारे AMU में हैं, तो ये डेल्टा एम आ गया। अब मुझे पता है कि 1 AMU, यहां पे देखो 1 AMU से 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता, तो इतने AMU से कितना निकलेगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू 0.11243 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कितनी आएगी यहां पे, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 104.67 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, इसको नोट करिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम।
तो बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन के बाद अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है टूट जाना। तो होता क्या है, आप लिख भी सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स ऑफ कंपैरेबल मास विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। यानी कि कोई हैवी न्यूक्लियस, ठीक, ये मान लीजिए कुछ हैवी न्यूक्लियस है, इस पे अगर आप एक न्यूट्रॉन से अटैक करो ये, तो ये क्या होता है, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट, दो या दो से ज्यादा Y प्लस Z में टूट जाता है, प्लस कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। और ये जो न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन है, ये जो न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन है, इसके बाद जो ये दो पार्ट्स टूटते हैं, ये कंपैरेबल मास होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 300 m है तो ये 2m और 298 m हो जाए, ये 150 और 150 के आसपास के रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इनमें, ऐसे नहीं टूटेंगे। और कुछ न्यूट्रॉन और रिलीज हो जाएंगे, मतलब जरूरी नहीं है एक ही हो, m नंबर ऑफ 3-4 हो जाएंगे, वो फर्दर दूसरे वाले एटम पे हिट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन बनती जाती है, ठीक। अब मोस्ट जो सबसे ज्यादा टिपिकल रिएक्शन है वो है यूरेनियम 235। तो 92 यूरेनियम 235, इस पे अगर एक न्यूट्रॉन की हेल्प से आप अटैक करो तो ये Ba और क्रिप्टन दो चीजों में टूट जाता है, ये 56 और ये 36, ये 92 और ये 141, इनमें ब्रेक हो जाता है ये। और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और साथ में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ये मोस्ट टिपिकल रिएक्शन है जो किसी यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे हिट करने से होती है। अब इसके साथ साथ जो ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, जो ये एनर्जी है, ये अप्रोक्सीमेटली 93% तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है और प्लस 7% के आसपास ये गामा रेज या गामा रेडिएशन की फॉर्म में होती है, जो ये एक रिएक्शन से निकलती है, ठीक। अब होता क्या है, यहां पे जो ये रिएक्शन है, ये एनर्जी कैसे पता चलती है? ये एनर्जी पता चलती है मास डिफेक्ट से। पहले ये टोटल मास लेते हैं, फिर इनका मास लेते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इनका मास रिएक्टेंट के मास से कम होता है, तो जो मास का डिफेक्ट आ गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट एनर्जी इज दिस एनर्जी, ये वो एनर्जी है। तो अगर यहां पे मैं डेल्टा एम निकालूं इस रिएक्शन का और उसमें सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूं, दिस एनर्जी इज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये निकल के आएगी जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। अब जो ये न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन है, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे यहां पे बतानी चाहिए, ठीक, जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ठीक। ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। एक एटम के ब्रेक होने से, एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से इतनी निकल रही है। और आप खुद देखिए कितने न्यूक्लियस होते हैं, नंबर में तो बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है बहुत थोड़े से मास से, ठीक। तो द चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इफ साइज ऑफ फिशनेबल मटेरियल इज ग्रेटर देन द साइज, ग्रेटर देन अ सर्टेन साइज कॉल्ड क्रिटिकल साइज, ठीक। यहां पे एक पॉइंट और नोटिस करने वाला है, देखिए जैसे ये यूरेनियम का पीस है, एक न्यूट्रॉन आके इस पे अटैक करता है, तो ये जो ब्लॉक है ना यूरेनियम का, जो ये ब्लॉक है यूरेनियम ब्लॉक, इसका साइज शुड बी ग्रेटर देन अ फिक्स साइज, क्रिटिकल साइज होता है। अगर इसका साइज उससे ज्यादा है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, अदरवाइज स्लो हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, अगर क्रिटिकल साइज कुछ है SC,
अगर साइज ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू एस सी, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 1, यानी कि क्रिटिकल साइज का ब्लॉक है। इसका मतलब जो चेन रिएक्शन है दैट विल बी कंट्रोलेबल होगी, यानी कि जो इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ये जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो फर्दर जब इस पे अटैक करेंगे तो रिएक्शन एक कंट्रोल्ड वे में चलेगी। अब अगर साइज ऑफ द ब्लॉक इज ग्रेटर देन क्रिटिकल साइज, अगर ब्लॉक का साइज क्रिटिकल साइज से ज्यादा है तो समझ लीजिए जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उन सबको हिट करने की जगह मिलेगी और रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि यहां पे k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, यहां पे k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 तो कंट्रोलेबल, k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। और अगर ब्लॉक का साइज लेस देन क्रिटिकल साइज है, ठीक, तो रिटार्डिंग रिएक्शन होगी एंड फाइनली विल स्टॉप। reaction will be retarding and finally stop। और इस केस में हम कह सकते हैं k is less than 1। तो k फैक्टर होता है एक, जो कि ब्लॉक के साइज से पता चलता है कि इस यूरेनियम के ब्लॉक के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक, k की वैल्यू कितनी है। अगर वो क्रिटिकल साइज से बड़ा है तो समझ लीजिए एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्शन, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एक्सप्लोजन। इसलिए k इज इक्वल टू 1 रखने के लिए हम रिएक्टर का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन कंट्रोल में रहे। तो यूरेनियम के ब्लॉक का साइज हम ऐसा रखते हैं कि रिएक्शन कंट्रोलेबल रहे, ठीक। ये थी क्रिटिकल साइज की बातें कि क्रिटिकल साइज क्या होता है। अब यहां पे कुछ और बातें हैं। फ्यूल, जैसे हम रिएक्टर यूज करते हैं, जो हम रिएक्टर यूज करते हैं यहां पे, उसमें फ्यूल होता है यूरेनियम, उसको फ्यूल बोला जाता है। मॉडरेटर वो मटेरियल विच इज सुटेबल टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द फिजन लाइक ड्यूट्रॉन एंड ग्रेफाइट। यानी कि जो मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर वो मटेरियल होता है जो रिएक्टर में हम इंसर्ट करते हैं और वो न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज मॉडरेटर। कंट्रोलर, टू मेंटेन द स्टेडी रेट ऑफ फिजन, controllers are used. The neutron absorbing material known as controller, the controller rods are made of cadmium and boron steel। ठीक, देखिए जो अभी मैंने मॉडरेटर बताया है उनका काम मतलब रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करना नहीं होता, न्यूट्रॉन को स्लो करना होता है। तो जो मॉडरेटर है रिएक्शन में, फ्यूल तो क्या होता है, फ्यूल तो अपना यूरेनियम ही होता है, यूरेनियम 235 इज फ्यूल। मॉडरेटर एंड कंट्रोलर। व्हाट इज मॉडरेटर? मॉडरेटर जो स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए इससे भी रिएक्शन कंट्रोल होती है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जाके वो हिट करेगा तभी उसको ब्रेक कर पाएगा, उससे कम वेलोसिटी के साथ हिट करेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये भी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही होता है। और कंट्रोलर क्या है? वो मटेरियल जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और हमको एक चेन रिएक्शन नहीं चलानी, हमको कंट्रोल करना, तो 3 में से 2 वो एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि एक न्यूट्रॉन ही बचे रिएक्शन करने के लिए। दैट इज नोन एज कंट्रोलर। ठीक। कूलेंट वो सुटेबल मटेरियल होता है जो रिएक्टर से पास किया जाता है, जो एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करने के काम आता है। रिएक्टर शील्ड, रिएक्टर में से बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज निकलती, जैसे गामा रेज अभी मैंने बताया था 7% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू गामा रेज। उसके लिए हम रिएक्टर के चारों तरफ एक शील्ड बनाते हैं जो सीमेंट की बहुत मोटी दीवार होती है,
वो क्या है होती है, रेडिएशन को रोकती है और बाकी के जो आजू बाजू के एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक, अब ये थी न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन। इसके बारे में अगर और बातें की जाएं तो हम इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो अब थोड़े टाइम के बाद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन nuclear fusion, the process in which two or more light nuclei are combined into a single nucleus with the release of energy। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें दो हल्के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि 1H2 प्लस 1H2 अगर मिल जाएं तो ये 2He4 बनाते हैं और साथ में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज भी होती है। ठीक है ना, 2 लाइट न्यूक्लियाई फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। जब ये हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस रिएक्शन को फ्यूजन की रिएक्शन बोलते हैं, कि दो एटम्स दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो ये हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक, अब दिस इज द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन। अब इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि यूज भी की जा सकती है। कभी कभी सन जो है, किसी साइंटिस्ट की एक्सप्लेनेशन में सन पे यही वाली रिएक्शन चल रही है, फ्यूजन और फिशन की। वहां पे सन का जो मटेरियल है उसमें दो एटम्स फ्यूज हो रहे हैं और फ्यूज होने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। ठीक, इस रिएक्शन का जो मास डिफेक्ट है दैट मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा अगर इस एक रिएक्शन का हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करें तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये किन्हीं भी दो का हो सकता है, बस मास डिफेक्ट निकालना है आपको और एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दिस वाज द फ्यूजन। ओके, अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसने बोला द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.05%। What amount of energy will be liberated in 1 kg fusion reaction? बोल रहा है मास डिफेक्ट इन अ फ्यूजन रिएक्शन इज 0.05%। तो 1 kg फ्यूजन मटेरियल से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक, डेल्टा यानी कि 1000 ग्राम का 0.05% मल्टीप्लाई बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 100। इतने ग्राम्स या केजी ले लो, 1 kg है तो इसको 1 ही रहने दो। दिस 1 इंटू दिस इंटू सी स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए यहां पे क्या होगा 0.05 बाई 1000, तो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16, तो दिस इज 45 इंटू 10 टू द पावर 12 जूल। ठीक, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आंसर है। कहने का मतलब यह है कि 1 kg अगर मटेरियल है
और उससे फ्यूजन की रिएक्शन होती है, और उस फ्यूजन की रिएक्शन में जो इधर जो हमने मास यूज किया था और जो फाइनली बना उसके मास में 0.05% का डिफरेंस है, यानी कि 1 kg का 0.05% मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस एनर्जी इन जूल्स। ठीक, आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं। इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी एनर्जी, पर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आएगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसने बोला व्हाट एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 235। यूरेनियम 1 ग्राम यूरेनियम 235 से हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड? हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड? ठीक, अब आप ये देखिए, ये बोल रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम 235 से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब यूरेनियम 235 को जब हमने ब्रेक किया था तो बेरिलियम 141 और क्रिप्टॉन 94 में ये ब्रेक हुआ था। ठीक, रिएक्शन क्या थी? 235 और 92 में ये ब्रेक हुआ था। साथ में एक न्यूट्रॉन भी था यहां पे, तो अगर बैलेंस किया जाए तो 3 0 and 1 निकले थे। अब बैलेंस है, और साथ में कितनी रिएक्शन कितनी एनर्जी निकली थी? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली थी, यानी कि एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से इतनी एनर्जी निकलती है। तो 1 ग्राम यूरेनियम 235 में मान लो n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। अब इतने नंबर ऑफ अगर न्यूक्लियस है 1 ग्राम यूरेनियम 235 में, तो कितने टाइम्स ऑफ 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? अब 235 ग्राम्स इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने होंगे। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 6.023 डिवाइडेड बाई 235 इंटू 10⁻23 एटम्स। और न्यूक्लियस इतने न्यूक्लियस होंगे। अब इन 1 ग्राम इतने न्यूक्लियस होंगे, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस नंबर इज कैपिटल N। अगर ये पूरा नंबर कैपिटल N है तो कैपिटल N इंटू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 235 और मल्टीप्लाई बाई 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज किसके बराबर आएगी निकल के? आंसर कितना आएगा यहां पे? 2.5 इंटू ये कितना बनेगा अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। 235 ग्राम से इतने न्यूक्लियंस निकलते हैं, तो 1 ग्राम से कितने निकलेंगे? दिस डिवाइडेड बाय 235, इतने न्यूक्लियंस निकलेंगे। अब इतने न्यूक्लियंस अगर निकल रहे हैं तो इनसे एक से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, तो इतने से कितनी बनेगी? द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकलेगी। आप चाहो तो आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक, लेकिन अगर जूल में निकालना हुआ तो इसमें 5 इंटू 10⁻³ में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 10⁻6 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये जूल में आंसर आएगा। तो यहां पे जो इन्होंने आंसर दिया हुआ वो जूल में दिया हुआ है। मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर देता हूं एक बार। ठीक,
तो ये इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन रही है। तो 500 इंटू 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन को हटा दो तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी एनर्जी है। तो एनर्जी को अगर जूल में करना है तो 500 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने जूल हो गई। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दिस इज 8 इंटू 10⁻10 जूल। अपना आंसर बिल्कुल सही है। और इसको किलोवाट आवर्स में निकालना है। ये तो जूल्स में हो गई, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। और अगर इसको किलोवाट आवर्स में निकालना है, किलोवाट आवर्स में अगर निकालना है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 8 इंटू 10⁻10 जूल को हम डिवाइड कर देते हैं 1 आवर के टाइम से। 1 आवर का टाइम कितना होता है? 60 इंटू 60, 60 सेकेंड्स और 60 मिनट्स। ठीक, और डिवाइड में 10⁻3 भी करते हैं क्योंकि किलो में भी कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में। तो दिस बिकम 2.5 इंटू 10⁻4 किलोवाट आवर, 10⁻4 किलोवाट आवर इतने के बराबर होगा। 1 घंटे में इतनी एनर्जी देगा ये, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इस रिएक्शन से नोट करिए इसको।